लास्ट टॉपिक है। सो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, क्या क्यों आया, ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसके बारे में हम सब डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है। तो देखो क्या हुआ, अभी हमने बताया था क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का जो होता है प्रोसेस, वो आपको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और साथ ही साथ ये भी मैंने आपको बताया था कि इंट्रोपी जो होती है, ठीक है, वो जो टोटल इंट्रोपी जब होती है सिस्टम और सराउंडिंग की, अगर वो पॉजिटिव होगी तो वो बनाती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर वो नेगेटिव होगी तो वो बताती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और अगर वो जीरो होगी तो बताती है कि रिएक्शन जो है हमारा वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है। अब एक बात बताओ, फिर से मैंने लिख दिया यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी मैंने फिर से लिख दिया। एक चीज मैंने और आपको बताई थी उस जब मैं वो इंट्रोपी डिस्कशन कर रही थी इन क्लास फर्स्ट, मतलब जब बैच डिवाइड हुआ था ना उसके फर्स्ट क्लास में। ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इंट्रोपी ही नहीं, आपका जो है इंथैल्पी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को करता है, मतलब डिसाइड करता है। यानी कि इंट्रोपी और इंथैल्पी दोनों ही रिएक्शन के डायरेक्शन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। तो साइंटिस्टों ने बोला कि भैया जब ये इंथैल्पी और इंट्रॉपी दोनों ही रिएक्शन के सिस्टम को मतलब रिएक्शन के डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बनाए जो इन दोनों को रिलेट कर सके। ठीक है। तब उन्होंने एक फिजिकल क्वांटिटी की थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कवर किया और उसको बोला गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है जो हमारा इंट्रोपी और इंथैल्पी दोनों में रिलेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है। ओके। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की अगर हम बात करें तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी जो है वो किस किस फैक्टर से डिसाइड होता है। सो इट इज डिसाइडेड बाय टू फैक्टर्स। कौन सा, पहला आपका हो गया इंट्रोपी फैक्टर और दूसरा हो गया आपका इंथैल्पी फैक्टर। ठीक है, पहला हो गया इंट्रोपी फैक्टर और दूसरा हो गया इंथैल्पी फैक्टर। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक नया फैक्टर आया, एक नया थर्मो डायनेमिक फिजिकल क्वांटिटी आई, जिसको हम बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है बेटा। तो जो गिव्स फ्री एनर्जी है ये बताता है फाइनल स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फाइनल अगर अगर जी की बात करें तो जी, अगर जी ने बता दिया कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती, वो होगी। लेकिन एंट्रोपी के केस में ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो वो जरूरी नहीं है, इंट्रोपी ने बताया कि अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरा फैक्टर ये भी आ जाता है। तो ये हो सकता है कि इसने कुछ ऐसा कुछ उसमें रोल निभाया हो जो स्पॉन्टेनियस होते हुए भी वो उस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस कर दे। ठीक है। अब जैसे कोई भी रिएक्शन आप जिसमें देखोगे कि कल मैंने आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी जी। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात देख लो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि अगर हम PCl5 को तोड़ते हैं तो ये बना देगा है PCl3 प्लस Cl2। देखने में तो लग रहा है कि इधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो इसकी एंट्रोपी तो भैया ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब ये रिएक्शन खुद ब खुद होनी चाहिए, बट ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होती है। इसको जब हम हीट देते हैं ना तब ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। मेरी बात को समझ रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो कि मतलब
इंट्रोपी तो इसमें पॉजिटिव है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, तो इंट्रोपी तो पॉजिटिव है। तो क्या ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है? नहीं हो रही है। इस रिएक्शन को होने के लिए क्या करना पड़ रहा है? हमें हीट देना पड़ रहा है, यानी एंथैल्पी फैक्टर आ गया, रोल कर लिया उसने, रोल उसने प्ले किया ना। तो इंट्रोपी तो कह रहा है जी कि ये रिएक्शन वो होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन क्या हम PCl5 को यूं ही रख देंगे रूम टेम्परेचर पे तो क्या वो खुद ब खुद टूटेगा? आपका आंसर होगा नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि वो नहीं टूट पाएगा, उसको एनर्जी चाहिए टूटने के लिए। जैसे ही हम हीट देंगे वो टूट जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा जल्दी से बता दो। मतलब थियरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस आ रहा है, समझ रहे हो? थियरी कह रही है स्पॉन्टेनिटी के चक्कर में, जो स्पॉन्टेनिटी जो डिफाइन हुआ था वो ये कह रही है एंट्रोपी की, हाँ जी ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन वो रिएक्शन एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इंथैल्पी वहां पे रोल प्ले कर रहा है, एक्सो और एंडोथर्मिक वाली चीज। तो जब हम उस रिएक्शन को हीट देंगे तब वो रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना? तो इस चीज को कनेक्ट करने के लिए, यानी इंट्रोपी अलग कुछ बोले, एंथैल्पी अलग कुछ बोले, तो उन दोनों को कनेक्ट करके हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी लाए और उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है? तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी आपको इन दोनों में रिलेशन देती बताती है, और फिर जो गिब्स फ्री एनर्जी बोल देगी कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब वो इंथैल्पी इंट्रोपी कुछ भी बोलता रहे, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो किस पे हम आंख बंद करके विश्वास करेंगे स्पॉन्टेनिटी के लिए? इंट्रोपी पे कि गिब्स फ्री एनर्जी पे? आंसर बताओ, किस पे हम आंख बंद करके विश्वास करेंगे कि रिएक्शन इंट्रोप हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी पे। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है बाप है सबका, ये बोल दिया कि ये होगा तो होगा, ठीक है? चलो, तो ये होती है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी। अगेन जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो इंथैल्पी और इंट्रोपी की तरह ही क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन का मतलब स्टेट पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो ये तो हमने बता दिया कि गिब्स फ्री एनर्जी ये होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि गिब्स फ्री एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है लाइन, पहले देख लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज फ्री एनर्जी, ठीक है? द गिब्स फंक्शन और अवेलेबल एनर्जी, इट इज एन एक्सटेंसिव फंक्शन, एंड ये आपको बता चुके हैं हम, ठीक है ना? द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इन अ रिएक्शन इज वेरी यूजफुल पैरामीटर। किस लिए यूजफुल है? बिकॉज इट टेल्स अबाउट द spontaneity of reaction. It can be thought of as the maximum amount of work obtained from the reaction. ठीक है ना? हमें क्या करना होता है, जब भी कोई हमारे पास रिएक्शन होती है, कोई प्रोसेस होता है, तो हम चाहते हैं कि वो प्रोसेस मैक्सिमम हो, ठीक है ना? तो जो गिब्स फ्री एनर्जी का थ्योरेटिकल जो वो है, डेफिनेशन है, उसको हम डिफाइन करते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी is defined as maximum useful work done by system। इसका मतलब अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होगा W मैक्सिमम। ये हमेशा याद रखना, स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? देखो, कोई भी रिएक्शन होती है ना, तो हम सोचते हैं कि रिएक्शन कंप्लीशन में हो जाए, कंप्लीशन हो जाएगा उस रिएक्शन का, तो हमारा जो हमारे रिएक्शन कराने का जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी उसी कंप्लीट यानी कंप्लीट वर्क को, मैक्सिमम वर्क को मेजर करती है। समझ रहे हो ये बात? मैक्सिमम वर्क को मेजर करती है। तो ये इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। डेफिनेशन बस इसीलिए है क्योंकि आप जानो कि ये होता क्या है, ठीक है? और मेन जो हमारा क्राइटेरिया जो आपको मैंने बताया कि इंट्रोपी और इंथैल्पी, उसी पे सारे क्वेश्चन आते हैं, दुनिया का हर क्वेश्चन।
लेकिन बस डेफिनेशन के लिए आप जानो कि गिब्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर है बच्चा? पिछली स्लाइड दिखाओ। पिछली स्लाइड में क्या बताना है बताओ। चलो, क्या डाउट है बताओ। इकरा, क्या नाम है, भूल गई, बोलो। कहाँ गए बताओ। किसने पूछा था पिछली स्लाइड में? हाँ बेटा, क्वेश्चन कराती हूँ अभी, डोंट वरी। कनिका, कनिका, ओके कनिका। हाँ बताओ, गिव्स फ्री एनर्जी, अच्छा आप पूछ रहे हो। तो देखो, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है ना, एक रिलेशन होता है, नोट करना था। अच्छा अच्छा, विक्रम साफे, अच्छा नोट करना था, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना? बोलो। गिव्स फ्री एनर्जी मेनली क्या करता है ना, वो फाइनल डिसीजन देगा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो है, उसमें कोई तुम्हें डाउट ही नहीं होना चाहिए कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। लेकिन अगर एंट्रोपी करता कहता है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो उसमें डाउट हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया कि होना तो चाहिए ये खुद ब खुद, लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों? इसको हीट चाहिए। तो इंट्रोपी पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि ये पूरा का पूरा रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनिटी को करेक्ट बताएगा, लेकिन गिव्स फ्री एनर्जी पे हम आंख बंद करके भरोसा करेंगे कि ये जो बताएगा वो करेक्ट होगा। चलो आगे चलते हैं, बहुत समझा लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ गिव्स फ्री एनर्जी का जो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर हम लिखेंगे तो मैंने आपको बताया कि गिव्स फ्री एनर्जी जो है, जो गिव्स फ्री एनर्जी जी है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन S and H। S मीन्स इंट्रोपी, H मीन्स इंथैल्पी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आता है, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, H माइनस टी एस, इवन एनसीईआरटी में भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन इक्वेशन है। इफ वी टॉक अबाउट द चेंज इन ऑल थ्री मीन्स जी, एच एंड एस, तो हमारा क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो दिस इज द वर्किंग फॉर्मूला फॉर द गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, दिस इज द वर्किंग फॉर्मूला फॉर द गिव्स फ्री एनर्जी। अगर आपसे बोले कि स्टैंडर्ड स्टेट में इसको कैसे लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड स्टेट में इसको लिखने के लिए सब पे डॉट लगा दो, ये होगा एट एनी स्टेट, किसी भी टेम्परेचर, मतलब जो भी होगा उस समय जब हम ये मेजर करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा। एट स्टैंडर्ड स्टेट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। तो नॉट जब लगा देते हैं तो स्टैंडर्ड स्टेट हो जाता है। ठीक है, अब यहां से तीन क्राइटेरिया, जैसे इंट्रोपी के लिए हमने निकाला था, तो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि अगर डेल्टा जी, अब ये टी और पी क्या लिखा है, टीपी मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना, लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब निगेटिव होगा, तो सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरा, अगर डेल्टा जी, टी एंड पी ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा, तो कुछ भी करा लो, दुनिया का कुछ भी करा लो, सारी रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरा, अगर डेल्टा जी, टी एंड पी जीरो होगा, तो सारी की सारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। तो हमें क्या करना है, ये तीन क्राइटेरिया बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे हमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जो हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा है उसको भी हम रिलेट करेंगे यहाँ पे। तो जो ये वाला आज का जो टॉपिक है ना, ये मिक्स्ड है सबका। जो भी गिब्स फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ गिब्स पे नहीं आते हैं, इंथैल्पी भी उसमें इंक्लूड है, इंट्रोपी भी इंक्लूड है, तो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं।
जितना कॉन्सेप्ट आपने इंथैल्पी एंट्रोपी का पढ़ा है ना, सब कुछ यहाँ पे मिक्स मिलेगा। ये क्लियर हुआ? बताओ, ये क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। 3 कंडीशन आपको बहुत ध्यान से ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बता रहा है, ठीक है ना। कि जब भी देखो टेम्परेचर का, ये इंथैल्पी का क्या रोल होगा, इंट्रोपी का क्या रोल होगा, जी ये है जी, और रिमार्क मतलब कि आप रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। तो इसको डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। To summarize, the spontaneity of chemical reaction is decided by the 2 factor taken together. ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पहला जो फैक्टर है एंथैल्पी फैक्टर, एंड सेकंड जो फैक्टर है वो है एंट्रोपी फैक्टर। सो दिस इज एंथैल्पी फैक्टर एंड दिस इज एंट्रोपी फैक्टर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है और एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो रिएक्शन हमेशा, और ये डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, और जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। अब एक चीज इसको कैसे समझोगे, सपोज करो कोई रिएक्शन है जिसमें एंट्रोपी तो पॉजिटिव है ही और वो एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो खुद ब खुद होगी ना, बोलो, क्योंकि उसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन खुद ब खुद होगी, और उसमें फेवरेबल कंडीशन ये है कि एंट्रोपी भी पॉजिटिव है। तो जब इंथैल्पी निगेटिव होगा और एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी और वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। अब तुम देखो, ये देखो सेकंड कंडीशन तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों ही अनफेवरेबल कंडीशन है। डेल्टा एस निगेटिव है यानी एंट्रोपी निगेटिव है, एंट्रोपी निगेटिव होगा तो रिएक्शन तो वैसे ही नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और दूसरा ये भी पॉजिटिव है यानी एंडोथर्मिक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सेकंड पॉइंट समझ आया? सेकंड पॉइंट समझ आया? नहीं आया तो बताना, रिप्लाई करो फटाफट, यही वाला पॉइंट समझने का है। अब देखो इसमें कोई भी फेवरेबल नहीं है, कनिका देखो इसमें कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। हमें फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन स्पॉन्टेनिटी के लिए होती है कि एंट्रोपी पॉजिटिव हो और एंथैल्पी निगेटिव हो। क्या इसमें कोई पॉजिटिव और तुम्हें दिख रहा है? एंट्रोपी क्या है? निगेटिव है। जब एंट्रोपी निगेटिव होती है तो मैंने परसों ही बताया था कि जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बताया था कि नहीं? टोटल एंट्रोपी अगर सिस्टम की निगेटिव होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बताया था। अब यहाँ पे एंट्रोपी भी निगेटिव है और रिएक्शन एंडोथर्मिक है यानी उसको हीट भी चाहिए, तो कभी वो रिएक्शन खुद ब खुद होगी? बोलो शुभांगी, यशिका, सूरज, समझ आया कि नहीं आया? रिप्लाई करो फिर आगे चलूंगी, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे दोनों अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अनफेवरेबल कंडीशन है तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। अब देखो यहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन तो है, चलो कम से कम स्पॉन्टेनिटी क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि स्पॉन्टेनिटी नहीं, इंट्रोपी पॉजिटिव है, एक फेवरेबल कंडीशन आ गई। ये नॉन फेवरेबल है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो देखो क्या होता है ना, जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये जब टेम्परेचर हाई करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर लो करेंगे, लो टेम्परेचर, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यहाँ पे जो मेन खेल आ जाएगा वो टेम्परेचर का आ जाएगा। चलो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यही आज मेरा समझाने का, मेरे क्लास का मेन मोटिव है। एंडोथर्मिक वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? भैया तुम्हें रिएक्शन में हीट देना है, ठीक है,
तुम रिएक्शन, उस रिएक्शन को हीट की रिक्वायरमेंट है, तो अगर तुम उसको हीट दोगे तभी तो वो रिएक्शन होगी ना, यानी हीट दोगे यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। गिव्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर पे ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता है कनिका, इट डिपेंड्स ऑन डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड टेम्परेचर। समझ रही हो कनिका? बहुत ना मेहनत लग रही है समझाने में, इसलिए मेरे को श्योर होना है कि सारे बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये निचोड़ है पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो जब हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, मार्क करना मेरे पॉइंट को, जब हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है और उसकी इंट्रोपी पॉजिटिव होती है, तो हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इंट्रोपी पॉजिटिव है, तो लो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? माइक ऑन करती हूँ, बोलो। टाइप करने में बहुत हालत खराब हो रही है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझोगे ना तो चैप्टर नहीं समझ आएगा। सबसे नाम से पूछूंगी मैं, चलो। हाँ जी हिमानी बताइए। मैम क्या बताना है? वाह जी सूरज, क्या बताना है? एंडोथर्मिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? यस मैम, ये क्लियर है। मैम। यस मैम। मैम 4 आवाज आई है अभी तक, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यस मैम। अच्छा, ये भीम सिंह का नाम क्या है बेटा? एक तो तुम लोग ना मम्मा पापा के नाम से ज्वाइन करते हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आता नाम क्या है। नाम लिखियो अपना इधर, तभी तो नेक्स्ट टाइम तो मैं भीम सिंह बुलाऊंगी। भूमिका, हाँ तूने बताया था, मैं भूल गई। चलो बहुत बढ़िया, तो ये थर्ड वाला पॉइंट क्लियर होगा। देखो ये दोनों पॉइंट ना, ये दोनों पॉइंट तो तुम्हें आराम से क्लियर हो जाएंगे। ये इन दोनों पॉइंट में बहुत ज्यादा होता है कंफ्यूजन, और इसी में क्वेश्चन आता है, इसी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इस केस में, तो इस केस में ये तो हमारा फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन ये जो कंडीशन है वो नॉन फेवरेबल है, क्योंकि इंट्रोपी निगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब रिएक्शन ये जब निगेटिव है, तो हम जब लो टेम्परेचर रखेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी और इस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर रखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन रखते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती है और हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है यहां से आपको ये पॉइंट याद रखना है। देखो समरी में बता दूं, 2 का, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ पॉजिटिव एंट्रोपी। पॉजिटिव एंट्रोपी का मतलब डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। 2 चीजें होंगी, हाई टेम्परेचर, डेल्टा जी निगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। लो टेम्परेचर, डेल्टा जी पॉजिटिव, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा हमें क्या याद रखना है? दूसरा हमें याद रखना है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ निगेटिव एंट्रोपी। नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब डेल्टा एस लेस देन 0। हाई टेम्परेचर, डेल्टा जी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। लो टेम्परेचर,
डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस। और एक जनरल कहानी भी है कि जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो वो फेवर्ड होती है लो टेम्परेचर पे, और जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, नहीं सॉरी, जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो वो फेवर्ड होती है लो टेम्परेचर पे, और जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो वो फेवर्ड होती है हाई टेम्परेचर पे। तो भैया ये आपको साइन का समझ में आ गया? बेटा जी यस मैम। Yes, ये ma'am. टेबल क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये टेबल क्लियर ही कराना आज का मोटो था मेरा। ये क्लियर हो गया तो समझो आज की क्लास ना तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली आ गई आपको। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करें? Yes, ma'am. ठीक। Yes, ma'am. अब चाहिए एक चीज और देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट याद रखना है थर्ड लॉ में। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline substance is taken at zero, which means that at absolute zero every crystalline solid in a perfect order and its entropy should be zero. ठीक है ना? तो ये इसके बारे में आप वरी मत होना, बस ये लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, by virtue of third law absolute value of entropy for any pure substance can be calculated at room temperature by using this formula. ये वाला तो फॉर्मूला आपको पता ही है एंट्रोपी का, ये किस S at temperature T माइनस S at temperature 0 केल्विन। ठीक है ना? अब देखो मैं इसको समझाती हूँ। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या मतलब है? परफेक्ट ऑर्डर हो, विदाउट परफेक्ट ऑर्डर हो। परफेक्ट ऑर्डर मीन्स जीरो रैंडमनेस, मीन्स एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जीरो। जहां कोई रैंडमनेस ही नहीं रहेगा वो एंट्रोपी क्या होगी? वहां पे तो जीरो ही होगी। लेकिन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें परफेक्ट ऑर्डर हो, कोई डिसऑर्डर नहीं हो, वो हर एक टेम्परेचर पे नहीं मिलता है। किस टेम्परेचर पे मिलता है? एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब होता है? किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट जीरो? शुभांगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट जीरो? सिमरन, निधि, प्रतीक्षा, नहीं पता तो बोलो फटाफट कि मैडम नहीं पता। जीरो केल्विन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जीरो केल्विन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है। ठीक है ना भैया? ये -0 केल्विन हो जाता है ना, तो पूरे संसार का अगर ये 0 केल्विन हो गया ना पूरे संसार में, वर्ल्ड में, तो पूरे संसार की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो जाएगा तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। और हमारी बॉडी में अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई, कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी किससे मिल गई? किसी को कोई आइडिया? जब ह्यूमन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है तो उसको कौन सा स्टेट बोलते हैं? Dead. डेड। डेड हो जाती है बॉडी। ठीक है, तो ये यही कहते हैं कि अगर इस पूरे यूनिवर्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो उसके में कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो वो डेड हो जाएगा। ठीक है सूरज कुमार? तो ये हमारा स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है एट जीरो एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन, उसका जो रैंडमनेस होता है उसमें वो जीरो होता है। इसका मतलब वो क्या होगा? एंट्रोपी उसकी जीरो हो जाएगी। क्लियर है जी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बोलो, सुन रही हूं मैं। Yes, ma'am. ठीक है, बस स्टेटमेंट बेस्ड है इसमें, और कोई कैलकुलेशन नहीं होता इसमें। हाँ बोलो।
कोई पूछ रहा था कुछ? नहीं तो चलो चलो इसका आंसर बताओ। चलो, gives free energy is equal to the entropy of reaction, enthalpy of reaction, maximum useful work, all of the above. बताइए। मैम थर्ड होगा। मैम सारे डी आंसर दे। सी किसने आंसर दिया? सी करेक्ट होगा। सी थर्ड। हाँ थर्ड होगा, क्योंकि भैया ये पूछ रहा है इक्वल टू द, ये तीन चारों कैसे हो जाएगा? रिलेशन निकालते हैं हम इंट्रोपी और इंथैल्पी में, तो तीसरा कहां से इंक्लूड हो गया फिर? ठीक है ना? यस मैम। तो डेल्टा जी जो होता है इज इक्वल टू द डब्ल्यू मैक्स, निगेटिव के साथ साइन होता है, इधर भी मैं फर्स्ट पीपीटी में भी लगा देती हूँ निगेटिव के साइड, तो मतलब मैक्सिमम यूजफुल वर्क, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए इस रिएक्शन, इस क्वेश्चन को कौन बताएगा? देखो कोई पूछ रहा था ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भीम, भूमिका तुम पूछ रही थी ना? यस मैम। हाँ चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर द गैस फेज PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट? हाँ जी एक बात बताओ, ये किस तरह का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, क्या है? बोलना नहीं है तो माइक्रोफोन बंद करूंगी। चलो चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। दिसंबर है कनिका? हाँ दिसंबर का तो महीना है वैसे, सही बोल रही हो तुम। डिकम्पोजिशन है, हाँ जी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मैंने जब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको उस समय तो पता नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं था, आपको टीचर ने बताया होगा कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। तो जब एंडोथर्मिक इन नेचर होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी ना? पॉजिटिव होगी, हाँ। और इसमें डेल्टा एस की वैल्यू बता दो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस केस में देखो डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इधर जो है नंबर ऑफ मोल्स 2 है और इधर नंबर ऑफ मोल्स 1 है। अब ये क्या है? दिस रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Hence endothermic. Endothermic means delta H is greater than 0. तो इस केस में डेल्टा H भी ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा S भी ग्रेटर देन 0 है, तो करेक्ट आंसर होगा B। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लो, देखो डेल्टा एन यहां से निकाला है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ वो रिएक्टेंट वाला। हाँ जी ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन A to B, A लिक्विड टू B गैस, दिया क्या है? डेल्टा यू आपको दिया है 2.1 किलो कैलोरी, डेल्टा एस दिया है 20 कैलोरी पर केल्विन, एट टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, डेल्टा जी निकालने को बोला है किलो कैलोरी में। अच्छा जी, अब देखो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन। अभी तक तो मैंने ऐसा कोई रिलेशन बताया नहीं ना जिस रिलेशन में डेल्टा यू रिलेटेड हो गिव्स फ्री एनर्जी से, बताया है क्या? बताया नहीं ना? नहीं बताया, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो आपने इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में एक रिलेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लेक्चर 5। नो, नो कनिका, बिल्कुल नहीं। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच तब होगा, उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी। हाँ खुशी, नहीं, हाँ मतलब ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं।
ये सही आया आप कनिका का, एनजीआरटी, बहुत बढ़िया कनिका। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, क्या रिलेशन पढ़ा है, किसने पढ़ा है रिलेशन? हाँ, एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा, दूसरे कलर से लिखती हूं मैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। ये इक्वेशन सबने पढ़ी है, ये रिलेशन सबने पढ़ी है, ठीक है। अब हम यहां से डेल्टा एच निकालेंगे और फिर क्या करेंगे हम फिर क्या करेंगे हम, डेल्टा जी वाले फॉर्मूले में रख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करना करती हूँ। ये इंटरनल एनर्जी है मेरा, ये जो डेल्टा एनजी है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो रिएक्टेंट साइड लिक्विड है, तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, तो हमारे पास जो डेल्टा एनजी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 आ जाए, ठीक है बेटा। ये जो हमारा है किलो कैलोरी में है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम निकालेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू 2.1 प्लस ये कितना है 2 इंटू 300 इंटू आर की वैल्यू, जब आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है, कितनी होती है 2, कितनी होती है 2। तो हम काम करें, इसको किलो कैलोरी से कैलोरी में चेंज कर देते हैं, ठीक है, 10⁻3, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू निकालेंगे, और इस डेल्टा एच की वैल्यू को किस में रखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो टी भी दिया हुआ है 300 हमारे पास, एस भी दिया हुआ है 20, और यहां से हमने डेल्टा एच भी निकाल दिया, तो डेल्टा जी निकाल लोगे, निकल जाएगा ना। चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका, क्योंकि कैलकुलेशन वाला ये पॉइंट है, देखो अब आप कहोगे कि मैम मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा होगा ना, चलो कोई नहीं, मैं समझा देती हूँ। पहले तो आप इसको कैलकुलेट करो, डेल्टा एच को छोड़ दो सोल्यूशन को, यहां से देखो 2.1 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 2 इंटू 300, जरा बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा पार्टी। मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ, आप भी कीजिए, देखते हैं किसका आएगा। चलो डेल्टा एच की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, मैंने भी कैलकुलेटर खोला हुआ है। कितनी आएगी भैया, 4 इंटू 300 1200 हो गया, ठीक है, 2.1 इंटू 1000, कितना आ रहा है जी किसी का 3300 आ रहा है, 3300, हाँ बहुत बढ़िया, 3300 आ रहा है। चलो तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, कितनी आ गई 3300, किस में आ गई, कैलोरी में आई, अभी किलो कैलोरी में नहीं आई, ठीक है ना, कैलोरी में आई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, तो मैं आगे कर देती हूँ, आगे करेंगे यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी, एक मिनट, डेल्टा एच ये हो गया जी 3300 माइनस 300 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 20। जरा इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, जरा इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है -2700, ये आ रहा है हमारा कैलोरी पर मोल में। अब वो कह रहा है कि किलो कैलोरी में आंसर बताइए, तो किलो कैलोरी में आंसर बताने के लिए हम क्या करेंगे, -2700 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। तो जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे
तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.7 किलो कैलोरी। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं ये? हाँ बहुत बढ़िया, सबने आंसर दे दिया। यही मैं चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ाऊं ना मेरे बच्चे तुरंत निकाल दे, उनको कोई 1 सेकंड का डाउट ना हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एज्यूमिंग डेल्टा आर रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा एस टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द रिएक्शन गिवन बिलो बिकम स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए हमारे पास डेल्टा एच जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा आर एस, ठीक है ना, की वैल्यू हमें निकालनी है। दिया कितना हुआ है? हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, यानी इंथैल्पी दी हुई है 180.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक। यहां से अगर हम इंट्रोपी की बात करें तो अगर हमें डेल्टा एन निकाले, डेल्टा एन जी, तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ गैसियस वो रिएक्टेंट कितने हैं? 2। यानी कि जो डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे एक वैल्यू निकाल रहे हैं, ये डेल्टा एस की वैल्यू नहीं होगी, इसको मैं नहीं निकालूंगी। दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो फिर ये रिएक्शन कैसे हम करेंगे? ठीक है, अब देखो अप्रोच कैसे करना है। हमें सबसे पहले चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालना है, जबकि सबकी एंट्रोपी दी हुई है। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा डेल्टा आर एस निकालो, तो ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है हमारा, तो 2 इंटू 210.5 माइनस ब्रैकेट में ये 191.4 प्लस 204.9 डेल्टा आर एस। जरा कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। क्या रिपीट करना है? कुछ नहीं, अभी बस इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पूछा है कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी कितने टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर तो हम नहीं बता सकते क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू दी ही नहीं है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू दी होती तो हम एग्जैक्ट टेम्परेचर बता देते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है तो हम सबसे पहले एंट्रोपी निकालेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। सब लोग कैलकुलेट करो, मैं भी कर रही हूँ। एक आंसर आया है अभी, एक आंसर आया है अभी, सब लोग करो। 191.4 प्लस 204.9, ये आ रहा आपका 396.3। ठीक है, 396.3, 396.3, 396.3 माइनस 396.3। हाँ जी, कैसे कैसे निकाले हो यार तुम लोग, बहुत सही। कहाँ से इतना वैल्यू आ रहा है? हाँ हाँ, राजेश शाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 24.7 आएगा जी, जी बिल्कुल। निधि प्रजापति, ये आएगा 24.7। ठीक है भैया, ये वैल्यू और इसका जब भी डबल करेंगे इसमें माइनस करेंगे, माइनस करने पे ही ये वैल्यू आएगा। अब ये कह रहा है कि सपोज करो कि टेम्परेचर हम ले लेते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमारा 298 केल्विन आएगा। इस केस में हम जरा डेल्टा एच जी की वैल्यू निकालें, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो होगी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी
वो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है भाई? डेल्टा एच की वैल्यू, वैसे क्वेश्चन में ना कुछ तो दिक्कत है इस क्वेश्चन में। 180.8 माइनस टी को 298 रख दो और इसको रख दो 24.7। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी, पर ये तो श्योर है कि ये जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। एक बार देखना कि पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, जरा कैलकुलेट करना। क्या है बेटा? 204 है, 204.9 है यशिका, दिख नहीं रहा है? अच्छा, उस रिएक्शन में इसकी वैल्यू जरा निकालो तो कितनी आ रही है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आ रही है, एक मिनट मुझे भी निकालने दो। 298 पॉजिटिव नहीं आएगी यार, इंटू 24.7। ओ भैया, माइनस, पॉजिटिव नहीं आएगी, निगेटिव आएगी। हाँ, 180.8, ये वैल्यू आ रही है 7179 विथ निगेटिव साइन। ये वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव तो नहीं आएगी जी। क्यों नहीं आएगी पॉजिटिव? देखो शुभांगी, ये वाला जो टर्म है ये बड़ा है और ये छोटा है, छोटे में से बड़े को घटाओगे तो कम आएगा, निगेटिव आएगी ना वैल्यू। तो ये आ जाएगी -7179.8। तो ये क्वेश्चन मैंने अप्रोक्सीमेशन से किया है, हमने रूम टेम्परेचर ले लिया है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन जो होगी स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अप्रोक्सीमेशन से किया। क्लियर हुआ? मैंने एक अप्रोक्सीमेशन, हाँ राजेश बिल्कुल। हिमांगी तुम छोड़ के निकल गई थी, फिर अभी आई हो, बड़ी मुश्किल से तो समझाया है, गला दर्द हो गया मेरा। मैंने क्या किया है देखो, एक बार दोबारा समझाती हूँ। क्या हुआ शुभांगी? तुमको नहीं कह रही हूँ, हिमानी को कह रही हूँ बेटा। देखो, रिएक्शन में पूछा है कि किस टेम्परेचर पे, हाँ प्रोबेबली इट साउंड्स सेम, कह रहा है किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। देखो, हमें अगर डेल्टा जी की वैल्यू दी होती ना तो हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं होती, हम टी की वैल्यू लगातार डायरेक्ट निकाल लेते। लेकिन ये क्वेश्चन में डेल्टा जी की वैल्यू दी ही नहीं है, बट हमें क्राइटेरिया पता है कि जब डेल्टा जी निगेटिव होगा तभी रिएक्शन हमारी वो आ जाएगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, इस रिएक्शन का चेंज इन एंट्रोपी निकाल लिया। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला 2 दिन से रट रही हूँ 2 क्लास में, ठीक है? क्या था वो कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। रट रही हूं ना? ये कितने क्वेश्चन करा दिए थे इस पे, वही मैंने किया, यहां से एंट्रोपी निकाल लिया। एंथैल्पी हमें दी हुई है। अब मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया कि शायद रूम टेम्परेचर अगर मैं लूं तो रिएक्शन मेरी स्पॉन्टेनियस होगी। तो मैंने देखा कि जब मैंने रूम टेम्परेचर लिया तो जो डेल्टा एच जी की वैल्यू है वो निगेटिव हो गई। ठीक है ना? इसका मतलब जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा एट रूम टेम्परेचर। क्लियर हो गया हिमानी? बताओ जल्दी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगी नहीं, देख लो, क्योंकि अब मैं थक गई हूं। ये वाला, इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट में देखो रिएक्शन क्या कह रहा है कि सल्फर के 2 एलोट्रॉप है, एक है आपका रोम्बिक और ये बदल रहा है मोनोक्लिनिक। ठीक है? क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया है? सबसे पहले देखो, डेल्टा इंथैल्पी दी हुई है रिएक्शन की 70.144, किसमें दिया है? जूल पे। टेम्परेचर दिया हुआ है जी 298। ठीक है? इंट्रोपी वो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 75.312 जूल, सारे यूनिट जूल में है। कह रहा है कैलकुलेट द डेल्टा आर एस एट 298।
रिएक्शन कह रहा है कि हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। सिंपल सा है जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बोलोगे मैम वो फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, चेंज इन एंट्रोपी सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। भैया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एंट्रोपी की कोई बात की दी है यहाँ पे? नहीं दी है। हमें जब ये इंफॉर्मेशन दी है तो हम इसी इंफॉर्मेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर। ठीक है, तो यहां से हम डेल्टा एस की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आ रहा है? अब क्या कह रहा है, एज्यूम डेल्टा आर एच एंड डेल्टा आर एस डू नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली विद टेम्परेचर, कैलकुलेट टी इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर एट विच rhombic and monoclinic sulfur exist in equilibrium with each other। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? पहला पार्ट तो हमने कर लिया, यहां से हम डेल्टा एस की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है जी, 0। इसका मतलब ये जब 0 हो गया तो मेरे पास डेल्टा आर एच इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम डेल्टा आर एस आ गया। ये हमारे को दिया हुआ है, ये हमारे को दिया हुआ है, तो ये निकाल लेंगे हम। बोलो, मैं ये करूंगी नहीं, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। पहले स्टेप से हम डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पूछा है इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, तो 0 होगी तो डेल्टा इंथैल्पी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा, अभी भी इंट्रोपी और इंथैल्पी की वैल्यू सेम है, वो कह रहा है कि वो चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर से, तो सेम है, तो दोनों की वैल्यू रख के हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पे का टेम्परेचर निकालेंगे। बोलो, अरे बोलो, मैं तो गला ही सूख गया आज यार। इसका कैलकुलेशन भी दिया होगा, ठीक है? नहीं अगर समझ आया होगा ना तो प्लीज मुझसे नेक्स्ट क्लास में